तो इसके पहले मैं आप लोग की तारीफ कर रहा था बेसिकली, है ना, कि आप लोग जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में इसको अर्ली स्टार्ट मानो ही मत, पहली बात तो। क्योंकि अर्ली स्टार्ट कब होता है? जब मई में जो बैचेस चालू होती है ना, वो अर्ली स्टार्ट कहलाती है। तो ये जो बैचेस है, ये ऐसा मान लो कि आपको ये तो इतना टाइम है, मतलब सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस आपको पता भी होगा, आपने सीनियर्स लोग से सुना भी होगा। जो मतलब इसका जो फाउंडेशन में आपने जो 4 सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो इंटर का एक की अगर मैं बात करता हूं ना, तो एक ही ग्रुप कम से कम मान के चलो 1.5, सीए इंटर का जो एक ग्रुप है वो फाउंडेशन से लगभग 1.5 गुना पक्का, 1.5 से 2 गुना मान के चलिए, एफर्ट इतना लगता है। और जो बोध ग्रुप करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सिलेबस है। और एक बहुत बड़ा जो कॉमन डाउट होता है ना कि सर एक ग्रुप करना है, बोध ग्रुप करना है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के भी रखा है, आप लोगों को शेयर भी किया होगा, आप लोग ने देखा होगा। नहीं तो अभी जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो रही है, उसमें भी मैंने सिंगल ग्रुप वर्सेस बोध ग्रुप का प्रैक्टिकल एक वीडियो डाल के रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि हमको एक ग्रुप करना चाहिए, बोध ग्रुप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि अभी चाहे एक ग्रुप करें, बोध ग्रुप करें, कुछ भी करो, अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जिन लोग को भी उम्मीद है कि हमारे पास होने के चांसेस काफी ब्राइट है, एकदम ही समझ आ गया कि यार अपने का नहीं होने वाला, तो अलग बात है ना। अदरवाइज कोई भी देखो, वैसे भी एक चीज सोचना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आप लोग कोई तैयारी तो करने नहीं वाले, मेहनत नहीं, आप वापस से थोड़ी फाउंडेशन पढ़ लेंगे। अगर आपको लग रहा है यार मैथ्स में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि नहीं मैं ठीक ठाक बनाऊं, पास हो सकता हूं, तो ऐसे लोग को अर्ली बट बिल्कुल स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप एक नई एनर्जी के साथ आपको सीए इंटरमीडिएट में एंटर करना है बेटा, और एनर्जी है आपके अंदर, तब तो आप इतनी जल्दी आ गए हैं। ये सिलेबस है ओवरऑल जो सीए इंटरमीडिएट है। आज आपका पहला लेक्चर है, तो मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा नाम बता दूं आपको। अकाउंट जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते थे, वो सीए इंटर ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, मतलब चारों तरफ अकाउंट छाया हुआ है। इसके बाद लॉ आप फाउंडेशन में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में भी है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिख के रखा है, 30% एमसीक्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इस पेपर में 100 में से 30 नंबर का एमसीक्यू है, तो ये बड़े अच्छी बात है ना। क्योंकि एमसीक्यू होने से क्या होता है, आपको थोड़ा सा स्कोर करना इजी हो जाता है कंपेरेटिवली। तो ये 30% का एमसीक्यू है। कॉस्टिंग नया सब्जेक्ट है आपका, टैक्सेशन नया सब्जेक्ट है, 30% इसमें भी एमसीक्यू है। और टैक्सेशन में आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, ये दोनों पार्ट है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर एडवांस अकाउंट मैंने बताया, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआईएस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये एक मैनेजमेंट का एक 30% एमसीक्यू वाला ये एक सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग, सीए बनने के बाद आप सुनते हैं ना ऑडिट करते हैं, तो ये ऑडिटिंग पूरा पढ़ना है आपको। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। अब अगर पेपर वाइज बात करें ना, तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रेकअप भी है। जैसे कि टैक्सेशन में इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, मतलब बेसिकली 2 पेपर हो गए। अच्छा, इधर ईआईएस अलग है, एसएम अलग है। अच्छा, इधर आप एफएम और ईएफएफ में देखोगे तो एफएम अलग है, ईएफएफ अलग है। तो इस तरीके से ये पेपर है ना। अब एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल क्या आता है कि सर क्या इंटरमीडिएट बहुत टफ है क्या? तो मेरा आंसर है नो। और कोई भी टीचर आपको बोलेगा कि टफ नहीं है, लेकिन फिर क्यों डरते हैं लोग, क्यों घबराते हैं? क्योंकि वास्ट है। तब वास्ट है तो इससे कैसे छुटकारा पा जाए, कैसे उसको इजी किया जाए? तो इसके लिए बस ऐसा ही कि बेटा तपस्या करनी है आपको। मतलब मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो सीए इंटरमीडिएट है ना, वो सीए का सबसे टफ स्टेप है, स्टेज है, सबसे टफ। फाउंडेशन आपको मालूम है बेटा 12 के बेस पे, तो मतलब एवरेज है, ऐसा कोई टफ नहीं बोल सकते उसको, है ना, एवरेज है। सी मिलता है सर आपकी वॉइस नहीं आ 2.5 रही। ईयर्स। सर वॉइस कट गई। अब आई सर। सर अब आ सीए गई। सीए फाइनल करने में आपको कितना समय लगता है, कितना समय मिलता है तैयारी करने का? 2.5 साल। कितना बड़ा पीरियड है आप सोचो। तो 2.5 साल में आराम से तैयारी हो सकती है। लेकिन सीए इंटरमीडिएट एक ऐसा है कि अचानक से लेवल अप होता है आपका, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कोर्स ज्यादा है, और लेवल अप होने के साथ साथ आपको केवल 9 महीने के अंदर एग्जाम देना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो ये 9 महीने ना बिना थके, मतलब पूरी एनर्जी के साथ बिना थके आपको मेहनत करनी होती है। तो इसलिए टफ लगता है, इसलिए टफ लगता है ना।
और फाइनल तो एकदम टेस्ट मैच, आराम से खेलते आओ, धीरे 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 एक एक पे एक एक सब्जेक्ट तैयार करते आओ। इसमें क्या है, पूरे 8 सब्जेक्ट एक साथ चल रहा है। तो बोध रूप उन्हीं को करना चाहिए जिनको, और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए नेचुरली। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया उसको। तो इसलिए मतलब आपको बस लगे रहना है, मतलब संडे मंडे सब एक समान है। तो ये सब आप साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत रखिएगा इंटरमीडिएट में। लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऐसी क्लास नहीं रहेगी जिसमें आपको लग रहा है क्या टफ है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कंपाइल करना रहता है इसमें ना, तो हम लोग तो अपने टूल्स यूज करेंगे ही करेंगे, जैसे सीए फाउंडेशन में। चलो अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। मैं आपको अकाउंट्स में पढ़ाने वाला, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो ये जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट सीए फाउंडेशन में आप रूबरू हो चुके हैं उससे, तो वो तो एकदम छोटा सा हिस्सा था। इसमें बहुत डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 1 to 148 कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, उसमें शुरू के जो 148 सेक्शन है वो आपके सीए इंटरमीडिएट में है। तो कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे, और ये इसका वेटेज कितना है, लगभग 60 मार्क्स का अप्रॉक्स। और अदर लॉज में 40 मार्क्स है। अदर लॉज में क्या क्या है, आईसीए पढ़े ना आपने, आईसीए। तो आपने जहां पढ़ा ना, उसके बाद का आईसीए जो है वो आपका इसमें है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अब आपके इंटरमीडिएट में क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जनरल क्लॉज एक्ट। ये जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है मालूम आपको? जनरल क्लॉज एक्ट का मतलब ये होता है कि कई, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक सवाल है मेरा, एक कोई कानून पढ़ रहे हैं आप, सीए फाउंडेशन में पढ़ते पढ़ते आपको एक बात समझ आ रही होगी कि भैया लॉ की लैंग्वेज ही अलग होती है ना। मतलब लॉ ने कुछ बोल दिया, ये वर्ड तो मतलब इसका मतलब वही टेक्निकल वर्ड लेना है, कुछ सामान्य शब्द यूज नहीं कर सकते। अभी मान लो एक लॉ में लिख दिया कि अगर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इफ ही हैज कंट्रावेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, है ना। अभी लॉ में क्या लिख दिया, ही ने अगर किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मान लो बेटा एक लड़की ने, है ना, एक लड़की ने क्या किया, उस लॉ का वॉलेशन कर दिया। अब कोर्ट में पेनल्टी ठोक दी गई, कोर्ट में पहुंच गई लॉ की किताबें लेके, क्या बोला कोर्ट में, क्या बोला, इसमें क्या लिखा है, ही, मैं तो सी हूं, तो मेरे पर पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। बात तो सही है भाई, बात गलत कहां है, लॉ में क्या लिखा है, ही, और वो क्या, मैं तो सी हूं, तो पेनल्टी बोला मेरे ऊपर नहीं लगेगा, देख लो लॉ में। और लॉ में क्या बोलते हैं, लॉ शुड बी रीड एज सच, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। ही लिखा है, ही पे लगाओ, हम तो सी, हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तो ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है ना बेटा, अब एक बात बताओ, या तो लॉ मेकर को क्या लिखना चाहिए, हर जगह ही ऑब्लिक शी, ही ऑब्लिक शी। अरे भैया 1000 बार शब्द ही आ रहा है, तो ही के बाद ऑब्लिक करके शी लगाओगे, कितना बड़ा लॉ हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया जनरल क्लॉज एक्ट। उसमें क्या बोल दिया, कोई भी कानून में जहां जहां ही वर्ड होगा, द वर्ड ही इंक्लूड शी, खत्म। क्या बोल दिया, जहां जहां ही होगा द वर्ड ही इंक्लूड्स शी, मतलब ही में शी भी शामिल हो गया। तो शी ने भी कंट्रावेंशन किया, उसके ऊपर भी पेनल्टी प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा कई बार लॉ में वर्ड आता है ईयर। अब समझ आता है ईयर का मतलब क्या लें भाई, ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर ले, या अप्रैल टू मार्च ले क्या। तो जीसीए में यह भी बोल दिया कि अगर किसी भी एक्ट में ईयर वर्ड को डिफाइन नहीं किया, तो मतलब जीसीए बेसिकली क्या मालूम आपको, अरे इंडिया में कितने सारे कानून हैं, तो जीसीए ना कानूनों का कानून है। ये क्या बोलता है, अगर कुछ जनरल वर्ड को डिफाइन किया गया है, कि अगर वो जनरल वर्ड वो किसी पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम जो लिख रहे हैं उसको ले लो, ये होता है जीसीए। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपने नाम तो सुना ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में अकाउंट्स में। तो एनआई एक्ट आप पढ़ेंगे 1881, 1881, और आप पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, सीए फाइनल से इंटर में उतारा गया है इसको। मतलब आईसीआई को लगा रहे कर क्या रहे अपन, ये नाम से समझ रहे क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या, लॉ। इंटरप्रेट करना मतलब क्या, मीनिंग समझना, लॉ को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। तो आईसीआई की कितनी बड़ी गलती हो रही थी, देखो आप, पहले ये सीए फाइनल में था। मतलब सोचो आप, बच्चा फाउंडेशन में लॉ पढ़ रहा है,
इंटर में लॉ पढ़ रहा है और उसको फाइनल में समझा रहे कि देख लॉ कैसे इंटरप्रेट करते। अरे भाई पहले बता दे कैसे इंटरप्रेट करते ताकि फाइनल में भी काम आएगा, इंटर में भी काम आएगा। तो फाउंडेशन में तो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं, तो बोला नहीं अभी नहीं सिखाना है। इंटरमीडिएट में तो मैच्योरिटी होके आएंगे ना, तब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। तो सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग है, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, मतलब लॉ जो कैसे समझते हैं, मीनिंग कैसे। भाई एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि सीए बनने के बाद, आप सीए बन के बाद आपको पूरे कानूनों का ज्ञान हो गया? अभी तुम फाउंडेशन 6 दिन छोड़ो, अभी 10-15 दिन होगा ना, मैं कुछ पूछूंगा भूल जाओगे आप। तो सीए बनने के बाद कहां याद रहेगा? लेकिन सीए बनने के बाद होता क्या मालूम आपको? अपने को याद कुछ नहीं रहता। क्या लगता है सीए लोग को याद रहता है क्या? एक्ट भूल जाओ, कुछ याद नहीं रहता। मेरे को भी याद नहीं रहता। ठीक है, मैं इतना पढ़ाता हूं इसलिए याद हो गया, एक अलग मैटर है, पर याद थोड़ी हो सकता है। तो हमारी क्वालिटी क्या होती है सीए लोग की? सब किताबें आप जितने भी सीए के ऑफिस में देखते होंगे तो देखना पूरी किताबें रहती है ना। उनका काम क्या है? क्लाइंट आता है उनके पास और क्लाइंट आके बोलता है कि ये समस्या है, उसको कैसे सुधारा जाए बताओ। तो अपना लॉ तो पढ़ा रहता है, तो अपने को ये पता रहता है कि हाँ ये इसके बारे में कुछ है, क्या है अपने को याद नहीं है। अब अपनी जो काबिलियत है, कौन सीए महान बनता है मालूम आपको? वही सीए महान बनता है जिसका इंटरप्रिटेशन सॉलिड हो। अरे क्या लगता है बेटा सीए डिग्री बाद हर कोई बराबर कमाता है, ऐसा लगता है कि आपको? छोड़ दो। सीए बनने के बाद 20,000 रुपए नौकरी वाला भी है, 20 लाख रुपए की जॉब वाला भी है। इतना फर्क क्यों आता है? जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना बेटा, वो है इंटरप्रिटेशन। आप पढ़ के कितना अच्छा समझ सकते हैं चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बताओ इंटरप्रिटेशन का रोल आपको बताता हूं मैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर वहां पे कोई बता दे अरे देख इसका मतलब यह है, तो तुम बना देते हो, ऐसा होता है ना। तो इंटरप्रिटेशन का हर जगह जाने अनजाने में रोल होता है। और इंटरप्रिटेशन सीखना कैसे है वो भी हम क्लास में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन को बेहतर बनाना है अपना। भाई सीए बनने के बाद थोड़ी हमारे पास आप आओगे कि सर इसका मतलब बताओ ना, थोड़ा आपको भी शर्म आएगी कि अब कैसे पूछे, अब तो अपन सीए बन गए। तो ये सीए बनने के दौरान आपको सीखना है कि कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ये समझ गए ना तो बात खत्म बेटा, फिर तो कुछ भी काम आ जाए आप लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और मैंने बता दिया बेटा गिफ्ट दे रहा है आईसीए इंटरमीडिएट में। पहले कुछ भी एमसीक्यू नहीं रहता था, अभी 30% का एमसीक्यू का आपको सपोर्ट है। तो जितने भी, और आईसीए ने अच्छा क्या क्या मालूम, थ्योरी सब्जेक्ट में डाल दिया। क्योंकि प्रॉब्लम किसमें होती है, थोड़ा सा थ्योरी में। तो थ्योरी सब्जेक्ट में 30% का एमसीक्यू। और मैं बताता हूं कि इसके आने के बाद 60+ की भीड़ लगी रहती है लॉ में। ऐसा लिस्ट बनती है 60% का, क्योंकि 30 और जो एमसीक्यू आता है ना बेटा, अपन पूरा डिटेल में, आपको मालूम है जैसे मैं अकाउंट्स में आपको कोने कोने से पढ़ाता था ना, वैसे लॉ में भी कोने कोने छाट छाट के पढ़ाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे एमसीक्यूज ना कहीं आपके देखे सुने हुए आएंगे, फट बनेगा आपसे। तो 40 नंबर तो पास के लिए चाहिए। चल 30 नंबर में मैं मान लेता हूं 2-4 टब भी आ गया, 25 तो पक्के ना। तो 25 से इसमें अपन स्कोर कर लेंगे। उसके बाद केवल पास होने की बात करते तो केवल चाहिए 15, है ना। मतलब 60 स्कोर करना बहुत ही आसान हो चुका है ये पैटर्न आने के बाद। तो ये सब आप बधाई के पात्र है बेटा। तो ये एमसीक्यू आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। आई लव लॉ आप भी करने लगेंगे। और मेरे ऊपर भरोसा रखना, ऐसा मत सोचना अकाउंट पढ़ाने वाले लॉ कैसे पढ़ाएंगे। मैंने अपने सीए की जर्नी स्टार्ट ही फाइनल लॉ से किया था। मैंने सबसे पहले मैंने फाइनल लॉ पढ़ाया था, फिर फाइनल लॉ में, फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा कम करना था क्योंकि फाउंडेशन भी हमने चालू कर दिया था। तो फिर मैंने फाउंडेशन का अकाउंट स्टार्ट किया और फाइनल के लॉ को ड्रॉप किया। इंटर लॉ तो शुरू से चल रहा है। तो ओके, ये मैंने आपको बता दिया। भैया मैं लॉ पढ़ूं क्यों, कोई भी सब्जेक्ट जो आता है तो पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, भैया ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े। तो उसका सीधा सीधा है, आप सीए क्यों बनना चाहते, क्यों बनना चाहते? पैसा कमाने के लिए, है ना। तुम कुछ भी बोलो आर्टिफिशियल बातें, है ना। पैसा कमाना, एक ही मोटो अपना, पैसा कमाना। तो पैसा कौन सा सीए कमाता मालूम आपको? ऐसा अभी मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब 3 दिन पहले का। एक मेरा फ्रेंड है सीए, रायपुर में ही है, तो बहुत रिनाउंड सीए है। उनका एक क्लाइंट है, उनके क्लाइंट का एक केस फंसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ केस हुआ।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी भारी पेनल्टी लगा दी कि आपने लॉ का वॉयलेशन किया। ठीक है सर। अब उस सीए ने क्या किया, जो मेरा फ्रेंड, उसने क्या किया, पूरा एक अपने लिस्ट एक बनाया कि भाई नहीं हमने लॉ का कंप्लायंस किया है, लॉ के ये सेक्शन में लिखा है, ये सेक्शन में ऐसा लिखा है। कई सारे कानून एप्लीकेबल होते हैं ना, केवल कंपनीज एक्ट थोड़ी लगता है बिजनेसमैन के ऊपर, कई सारे कानून लगते हैं। तो हर कानून के ऐसे ऐसे ले लेके एक रिप्लाई तैयार किया। अब रिप्लाई तैयार होकर उसको डिपार्टमेंट को सबमिट करना था। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इसका लॉ का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, है ना। फिर वो क्लाइंट क्या बोला, सर आपने तो व्यू दे दिया, पर मैं चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कौन, कोई सीए से ही, वो भी सीए है, पर क्या बोला है, कोई एक्सपर्ट सीए से ओपिनियन लिए जाए। तो मेरा फ्रेंड जो सीए है और क्लाइंट, ये लोग गए कैलकाटा। कैलकाटा में एक सीए तुलसियान करके है, कोई तुलसियान नाम बताया उन्होंने मेरे को, उनके पास गए। 5 घंटे तक वो बैठे, 5 घंटे तक, है ना। और 5 घंटे तक बैठ के पूरी चीजें बताई कि भाई देखो सर ये कानून में लिखा है। वो भी तुलसियान जी भी सीए और ये भी सीए, वो केवल बता रहे देखो सर ये कानून में ऐसा लिखा, हमने ये बनाया ये बनाया ये बनाया। 5 घंटे तक बैठे। 5, समझना बेटा, इंपॉर्टेंस समझना लॉ की। और वो केवल क्या करते रहे, जो सेक्शन उन्होंने कोट किया था, तुलसियान जी ने भी क्या किया, पीछे से किताबें निकाली, पन्ने पलटे उनके सामने, भाई कानून तो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है कानून की बुक, है ना। मैं भी लेके गया तो वो भी निकाले अपने पास से, दोनों सेम है। ऐसा पढ़े, हाँ तुम्हारा ठीक है, मतलब दूसरा निकाले, हाँ ये तुमने ठीक लिखा है। जो मेरे दोस्त ने लिखा था ना, पूरी की पूरी चीज सही पाई गई, 100% सही। 5 घंटे का उन्होंने चार्ज किया, लिया मालूम 5 लाख रुपए, 5 लाख, 5 years 5 लाख। अब आप सोचो, वो क्लाइंट खुश हो गया कि चलो सर ने बोल दिया ओके, मतलब ओके, मतलब वो 5 घंटे का 5 लाख क्यों कमा पा रहा है, क्यों, उसका इंटरप्रिटेशन सॉलिड है। मतलब ये मैं बताना चाहता हूं लॉ का इंपॉर्टेंस, ये लॉ का इंपॉर्टेंस है बेटा। सही बात बताऊं, सीए बनने के बाद अकाउंटिंग तो ठीक है, अकाउंटिंग तो ठीक है, वो कई चीजें कस्टमाइज हो जाती है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन लॉ पग पग पे आपका साथ देगा। लॉ मतलब केवल, अरे लॉ मतलब कंपनी लॉ नहीं होता केवल, लॉ मतलब इनकम टैक्स भी लॉ है, जीएसटी भी लॉ है, हर कुछ लॉ है। पैसा कमाने की इच्छा है ना बेटा, तो लॉ से प्यार करने लग जाना। एकदम सही बोल रहा हूं, मतलब उसके फायदे ही फायदे। तुमको पेपर की लैंग्वेज में तुमको डिफिकल्टी नहीं आएगी, तुम समझ जाओगे अच्छा अच्छा ऐसा लिख रहा है, और क्वेश्चन समझ गया मतलब आंसर देना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब लॉ क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने आपको रीजन दिया इसका। अब अपनी एक्सेल का बुक का पैटर्न क्या है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। पैटर्न मैंने ऐसे बनाया है कि कोई भी एक सेक्शन आप पढ़ेंगे, मान लो एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जिसमें 10 सेक्शन है, तो मैंने क्या किया है, जब मैं सेक्शन 1 पढ़ाऊंगा ना आपको उस चैप्टर का, जिनके पास है वो किताबें देख भी सकते हैं, तो मैंने क्या किया, एक सेक्शन मैंने पढ़ाया। अब उस सेक्शन के ऊपर जितने भी पास एग्जाम क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी आरटीपी, आरटीपी एक आपका फाउंडेशन में आपने देखा है आरटीपी, रिविजनरी टेस्ट पेपर जो होते हैं, तो आरटीपी में कोई क्वेश्चन है, वो मॉडल टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर में आईसीए का जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने डाल दिए एक सेक्शन के नीचे। क्या होता है मालूम आपको, जब आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं ना, तो आपके मन में क्या आता है, अरे यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता होगा, ऐसा प्यास लगती है अंदर से, तो तुरंत मैंने पानी दे दिया, देख भाई ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है भाई, कई बार क्या होता है मालूम, लॉ अपने को आता है, अपन पढ़ लिए, पर उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आता, होता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन देखते अपन भटक जाते हैं, अपन समझ नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, ये भैया लॉ पढ़ लिया ना, अब तू देख कि तेरे में क्लैरिटी कितनी है। तो क्लैरिटी की जानने के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन डाल दिया विद आंसर, ताकि तुम क्वेश्चन देखो और सोचो आंसर क्या होगा, और आंसर मैच कर दिया, मतलब तब जाके फुल स्टॉप लगता है कि हाँ मेरे को लॉ आ गया, हाँ ये मेरे को सेक्शन समझ आ गया। तो ऐसा पैटर्न यहां पे मैंने दिया है, बुक मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में। ओके, अब टीचिंग पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात आ दे कि अपनी क्लास कैसे चलने वाली है। तो देखो, कोई भी लॉ में डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, पहले मैं एक सिचुएशन बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल, है ना। उसके बाद में एकदम आसान सी भाषा में अपन लॉ को समझेंगे, उससे क्या होता है, मन लॉ दिमाग में बैठता है, याद बाद में होगा, लेकिन पहले एक अपने को ना कोई एकदम आसान भाषा में समझ आ जाना, अच्छा 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 ऐसा 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 ऐसा। लेकिन केवल आसान भाषा में लॉ को पढ़ के समझने से मार्क्स नहीं मिलते,
मार्क्स कब मिलते हैं? जब आप लॉ के लैंग्वेज को अच्छे से लिखे, टेक्निकल वर्ड यूज करें। तो अभी की जो क्लासेस होगी ना, आपको लॉ बाय हार्ट याद हो जाएगा, मतलब क्लास के अंदर ही आप लॉ को याद कर डालोगे। तो ये मेरा काम है, उसकी चिंता मत करना। पहले समझेंगे, फिर उसको चीजों को याद करेंगे अपन अच्छे से। सेक्शन नंबर वगैरह बिल्कुल चिंता मत करना, सेक्शन नंबर वगैरह सब यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, जहां पे लगेगा कि यार इस एक्ट में सेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, मैं खुद बोलूंगा छोड़ दो, बाकी लगभग पूरे सेक्शन नंबर आपको क्लास में याद हो जाते हैं। डेली डेली रिवीजन होगा, डेली ओरल टेस्ट होंगे, ये हमारी खूबी है, मतलब क्या बोलना चाहिए, विशेषता आपको फाउंडेशन में आपको मालूम होगा। तो थ्योरी सब्जेक्ट में ये कुछ नहीं है बेटा। इस बहाने क्या होता है, अरे टेस्ट क्या है, कुछ नहीं होता, आपको टारगेट मिलता है। आप इतना तो समझ चुके बेटा, जब टारगेट मिलता है ना अपने को, तो अपन अलग परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं। और टारगेट नहीं मिलता ना कि यार कोई कुछ पूछने नहीं वाला, तो क्या होता है बेटा, अपन अपने को टारगेट नहीं मिलता ना, अरे मेरे कोई टारगेट नहीं मिलेगा, मैं काम नहीं करूंगा। तो टारगेट हर किसी को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो इसलिए हम लोग टारगेट देते, भैया आज जो है वो पढ़ के आना, कल हम पूछेंगे। तो वो जो एक पॉजिटिव प्रेशर है ना, वो बड़ा काम करता है, इसलिए तो याद होता है। हम लोग कौन होते हैं याद कराने वाले? तुम लोग घर में नहीं पढ़ोगे तो हम कितना मेहनत कर लेंगे बताओ। तो ये सब जो स्ट्रेटेजीज है ना, उसकी वजह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है बच्चों का। एमसीक्यू टेस्ट आपको मालूम है, जो सब्जेक्ट जब कोई चैप्टर चलता है तो एमसीक्यू के टेस्ट भी टेलीग्राम में हमारा है, तो वो आपको एमसीक्यू टेस्ट हम लोग इसमें भी लेंगे। एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना लॉ में, सर लॉ लिखे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं क्लास में ही कराते रहता हूं टाइम टू टाइम। मैं डेली क्या करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे बुक में, और बुक के बाहर की क्वेश्चन आने की संभावना समझ लो बहुत ही कम होती है, इतने सारे क्वेश्चन बुक में मैंने डाल के रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने कोई सेक्शन पढ़ाया, अब उस सेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, मैं बोलता हूं घर पे लिख के लाओ। मैं 1 या 2 क्वेश्चन का डेली टारगेट दूंगा, और एक समय दूंगा कि इतने समय के अंदर आपको लिख के लेके आना है। तो उससे क्या होगा, आपके वो रिटन प्रैक्टिस जो है ना, वो आपकी होती आएगी, बात खत्म। सबसे बड़ी जो मतलब 2-3 चीज होती है, लॉ को समझना हो जाएगा, याद करना हो जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, खत्म, कुछ नहीं बचता, फिर कुछ नहीं बचता है ना। सेक्शन नंबर वगैरह बता दिया मैंने। रिवीजन वीडियो आपको मालूम है, अपना सिस्टम ये है कि जब चैप्टर कोई खत्म होगा तो एक रिवीजन वीडियो बना के आपको डाला जाएगा, ताकि आप घर पे उसको वापस से रिवाइज कर पाए। एक्सेल के ऐप में पड़ा रहेगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं उसको। ओके चलो, अब ये तो मैंने एक ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बातें बता दी। चलो अब हम लोग एक सेगमेंट लेते हैं, थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते हैं। ओके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, और जैसे फाउंडेशन में आप इन्वॉल्व रहते होंगे, वैसे ही आपको इसमें भी इन्वॉल्व रहना है ना। जितना इन्वॉल्व रहेंगे ना, उतना पढ़ाई करने में मजा आएगा, और अगर कोई चीज में मजा आ गया तो बात ही खत्म, फिर लगेगा नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप, है ना। छोटे छोटे से सवाल लूंगा बेटा, मत सोचना कि गलत हो जाएगा आंसर, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आंसर देना। ओके यस बेटा, सर। पहला सवाल आपके सामने रहा, कंपनी के लिए डिसीजन कौन लेता है? एक्सेल कंपनी मालूम है ना आपको, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के बदले में भाई हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी में डिसीजन कौन लेता है? हाँ जी बेटा बताइए। डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, और सर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बिल्कुल सही है। डायरेक्टर्स के अलावा भी कोई लेते हैं क्या डिसीजन? सर प्रोफेशनल, ठीक है, ओके, और प्रोफेशनल जो हमने रखा है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। मैं एक बात बताऊं, देखो आपको एक बात मालूंगा, हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन लॉ ने, जैसे हम लोग काम करने के लिए हमको भगवान ने 2 हाथ दिए, वैसे ही कंपनी को काम करने के लिए भी भगवान ने 2 हाथ दिए, एक है डायरेक्टर, एक है शेयर होल्डर। बाकी तो ठीक है, वो डायरेक्टर के अंडर में सब सीईओ, जो भी आप ऑफिसर्स एम्प्लॉइज बोलेंगे, है ना, वो सब उसके अंडर में है। लेकिन मेन 2 आदमी है, कौन? एक कंपनी के डायरेक्टर, दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स। अच्छा, कंपनी का मालिक कौन? डायरेक्टर की शेयर होल्डर? शेयर होल्डर्स। जिसका पैसा लगा वो मालिक, पैसा किसका लगा? शेयर होल्डर का। अरे डायरेक्टर तो एजेंट है, डायरेक्टर तो एजेंट है, शेयर होल्डर का एजेंट है। मतलब शेयर होल्डर्स की मर्जी के हिसाब से शेयर होल्डर जो बताते हैं कि भैया ये काम करें, वैसा किया जाता है उसके द्वारा, ठीक है।
तो ये दो लोग हो गए, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे का नाम क्या है, मेंबर्स। तो ये दो लोग हैं जो कंपनी के बदले में काम करते हैं, क्योंकि कंपनी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके बदले में दो लोग काम करते हैं, डायरेक्टर्स और दूसरा मेंबर्स। ओके, अब मैं जो सेगमेंट लेने वाला हूं ना, वो एक मीटिंग के ऊपर है जो आपके सिलेबस में है। आप सीए इंटर का लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जनरल मीटिंग वाला, और एग्जाम के लिए भी बड़ा वेटेज रखता है। किसी को ये वर्ड सुना है आपने, जनरल मीटिंग? यस सर। यस सर। चलो मैं Yes, sir. पंकज बता, आप बताइए बेटा पंकज। सर आई थिंक सेक्शन नंबर 96। सेक्शन नंबर छोड़ दो बेटा, आज सेक्शन की बात नहीं करना, आज अपन सब सामान्य शब्दों में बात करेंगे, लेमन लैंग्वेज में। हाँ सर, जो कंपनी में जर्नल मीटिंग होते रहती है, जैसे कि मैनेजमेंट और डायरेक्टरों की। ओके ठीक है, हाँ जी बेटा आप बताइए। ओके, मतलब ऐसी कोई मीटिंग जो शेयरहोल्डर्स और डायरेक्टर्स करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, आप में से जो आंसर दिया ना, कई लोगों ने आंसर दिया जो साल में एक बार होती है। अब दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड है जनरल मीटिंग और एक वर्ड है एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब एक बात समझना बेटा, लॉ में ना पग पग पे खतरा होता है। क्या होता है बोलो? पग पग पे खतरा। और लॉ में ना कोई भी वर्ड को शक की नजर से देखना। किसकी नजर? शक। अपन शक नहीं करते, मतलब थोड़ा शकी मिजाज बनना पड़ेगा। अरे यार, इधर जनरल मीटिंग लिखा, इधर एनुअल जनरल मीटिंग लिखा, क्यों एनुअल क्यों कर दिया? कुछ तो बात है। मतलब लॉ में ये ध्यान रखना है आपको। अपन जो बीकॉम वाले रहते हैं ना, जो मतलब बीकॉम वाले मतलब ठेठ बीकॉम वाले, जिनको केवल बीकॉम करना होता है वो वाले, उनको सब एक समान दिखता है। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, एक ही तो है, पीछे जनरल मीटिंग है। ऐसा नहीं, अपन सीए वाले हैं। ये वर्ड क्या लिखा? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है मेंबर की मीटिंग। क्या बोला मैंने? मेंबर की मीटिंग। देखो मैंने एक बात बताई, कंपनी के बदले में जो डिसीजन होते हैं ना, वो दो लोग लेते हैं। कौन कौन दो लोग हैं? एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे होते हैं मेंबर्स, है ना। तो मेंबर्स की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। मतलब मैं क्या बोलूंगा, किसी भी कंपनी में जितने बार भी मेंबर को बुलाया जाता है कि आइए डिसाइड कीजिए, तो वो जो मेंबर की मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। देखो अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मैंने बता दिया आपको। एक सवाल है बेटा आपसे, कॉमन सेंस लगा के बोलना, क्योंकि तुम कंपनी लॉ थोड़ा पढ़ के आए तो मैं पूछ सकता हूं तुम्हारे से ना। भाई कोई भी कंपनी में दो लोग हैं, एक है डायरेक्टर और एक है मेंबर, करेक्ट? अभी मान लो एक कंपनी को इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाना है, पैसे पड़े कंपनी के पास, कंपनी उसको इन्वेस्ट करना चाहती है। अभी एक डाउट आता है कि हमने ये तो ऊपर में पढ़ा कि कंपनी के बदले में फैसले दो लोग लेते हैं, डायरेक्टर और मेंबर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन करे? डायरेक्टर करे या मेंबर करे? ये कंपनी को पता कैसे चलता है? मेमोरेंडम के थ्रू। मेमोरेंडम, शशांक ने बोला मेमोरेंडम के थ्रू। आपका क्या कहना बेटा? आर्टिकल्स के थ्रू। वेरी गुड। और सर, कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल के अलावा और कोई दूसरी सोच? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। एक मिनट, क्या बोल बेटा? मीटिंग होल्ड करके। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना, कहां करना, कितने समय के लिए करना, कितने सारे मैटर इन्वॉल्व है। आप सोचो कितने सारे मैटर इन्वॉल्व है। तो ये फैसला कौन लेगा? पता कैसे चलता है कि इन्वेस्टमेंट करने का काम डायरेक्टर करेगा? नहीं तो झगड़ नहीं लेंगे लोग। कौन होता है? मैं डिसाइड करूंगा। तू मालिक है, मैं मालिक हूं, मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे तो जनरल करना। मीटिंग करके मीटिंग जनरल करा, मीटिंग में दोनों सर बोर्ड मेमोरेंडम के थ्रू। मेमोरेंडम के थ्रू। चलो ठीक है बेटा। ठीक, अब जरा मेरी बात सुनना। कंपनीज एक्ट में कुल कितने सेक्शन है? 470। तो ये कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लागू होता है? कंपनियों पे। अब 470 सेक्शन में क्या लिखा है? यही सब तो लिखा है ना। यस अरे सर। इतने सारे सेक्शन है, उसमें लिखिएगा ना कि
एक्ट खुद बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट करने का काम मेंबर करेगा तो मेंबर करेगा। एक्ट में लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट करने का काम डायरेक्टर करेगा तो डायरेक्टर करेगा। आर्टिकल जो आप बोले ना, मेमोरेंडम जो आप बोले ना, वो बाद में आएगा। सबसे ऊंचा कौन है? एक्ट है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर कंपनीज एक्ट ने लिख दिया, अरे इतने सारे सेक्शन है 470, उसमें क्या यही तो है ना कि ये काम कैसे होगा, इस काम को करने का तरीका क्या होगा, कौन सा काम डायरेक्टर करेगा, कौन सा काम मेंबर करेगा, तो वो मानना पड़ेगा हर कंपनी को, करेक्ट ना? हर को मानना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनीज एक्ट में, सुनना मेरी बात, अगला सवाल है, अब सही से आंसर देना। एक भी आंसर सही नहीं आ रहा अभी तुम्हारा, एकदम ऐसा कच्चे खिलाड़ी टाइप के लग रहे हो। मेरी बात सुनना। मान लो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट करने का काम मेंबर करेंगे, बराबर है। अभी कंपनी में 1000 मेंबर है, तो नेचुरली वो कंपनी 1000 मेंबर को बुलाएगी कि भाई बताओ इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो वो जो मेंबर की मीटिंग है, उस मीटिंग को क्या बोलेंगे? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। अब मेरा एक सवाल है आपसे, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट का फैसला मेंबर लेंगे, लेकिन एक कंपनी ने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट का डिसीजन डायरेक्टर लेंगे। वापस से बताना भाई, कंपनी ने अपने में क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करेगी ना तो ये फैसला मेंबर से पूछ के लिया जाएगा। लेकिन मेरी कंपनी, मैंने क्या किया, आर्टिकल तो मैं बनाता हूं, मैंने आर्टिकल में क्या लिख दिया, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो डायरेक्टर लेंगे। अब मेरा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, तब क्या हुआ? मेंबर बोलते हैं हम डिसाइड करेंगे, एक्ट ने हमको पावर दिया है। डायरेक्टर बोलते हैं चुप बैठो, आर्टिकल में हमको पावर मिला है, हम करेंगे। कौन करेगा? सर मेंबर्स करेंगे, क्योंकि एक्ट आर्टिकल से ऊपर है। यस मेंबर्स, डायरेक्टर्स, अल्टावर्स था। यस मेंबर्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया मालूम आपको? चलो जाए 3 चीज होती है, एक होता है एक्ट, एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल। सबसे ऊंचा कौन? एक्ट। सर एक्ट, एक्ट के बाद मेमोरेंडम और मेमोरेंडम के अंदर आर्टिकल, है ना? मतलब जो आपका एक्ट है ना, अगर किसी ने आर्टिकल में ऐसा, अगर किसी कंपनी ने आर्टिकल में ऐसी कोई बात लिख दी जो कि एक्ट के अगेंस्ट में, तो आपका वो जो आर्टिकल का क्लॉज है ना, उसको जीरो माना जाएगा। आईसीए की लैंग्वेज में बोलते हैं इट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। क्या बोलते हैं? इट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। एक्ट से ऊंचे तुम थोड़ी हो। मतलब कंपनी को आर्टिकल बनाते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक्ट को। और एक्ट के अगेंस्ट में तुम कुछ लिख दोगे ना तो ये माना ही नहीं जाएगा कि तुमने कुछ लिखा है, ठीक है? उसको जीरो माना जाएगा। मतलब कुल मिला के कौन फैसला लेगा बेटा? मेंबर, क्योंकि एक्ट में लिख दिया ना। अच्छा फिर एक बात आती है, फिर तो आर्टिकल में लिखा ही नहीं क्या कुछ? हाँ देखो, अब आर्टिकल का इंपॉर्टेंस तो है। क्या होता है सोच के देखना, क्या कंपनीज एक्ट में हर मैटर पे लिखा रहेगा क्या कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा? अरे भैया कंपनीज एक्ट ने 100 काम लिख दिया कि ये 100 काम ये करेंगे, 101वां काम आ गया तो, 102वां काम आ गया तो कौन करेगा? तो ऐसे चीजें जो जहां पे एक्ट साइलेंट है, या कई बार ना आप जो बोले ना बेटा, कई बार ना एक्ट बोल देता है कि कंपनी चाहे ना तो आर्टिकल में कुछ और भी लिख सकती है, तो एक्ट साइलेंट है, तब आर्टिकल में जो लिखोगे वो कानून बन जाएगा कंपनी का। या एक्ट ने खुद ने बोल दिया तुम करो ना, हमने ये लिखा पर तुम चाहो तो कुछ और लिख सकते हैं। आईपीए याद है आपको? आईपीए बोलो ना। हाँ सर। हाँ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। आईपीए में हर जगह क्या लिखा था? अनलेस आर्टिकल अदरवाइज, अनलेस डीड, है ना? मतलब अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द डीड, मतलब सब्जेक्ट हो। तो इसलिए क्या होता था कि आईपीए क्या बोलता था कि पार्टनर्स के बीच में रेशियो इक्वल का होगा, लेकिन डीड में कुछ और लिखेंगे तो डीड प्रिवेल करेगा, है ना? तो आईपी क्या बोलता था? भैया कोई पार्टनर को सैलरी मत दो, लेकिन फिर क्या बोलता था? नहीं, अगर डीड में चाहो तो दे सकते हो। मतलब कहीं कहीं लॉ खुद प्रोवाइड करता है कि तुम लोग आपस में कांटेक्ट करके कुछ और प्रोवाइड कर सकते हो।
तो वैसी कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो कई सेक्शन ऐसे आएंगे जहां पे एक्ट में लिखा रहेगा कि तुम चाहो तो आर्टिकल में इस लॉ को बदल सकते हो, तो उन लॉ को बदल सकते हो, हर कानून को नहीं बदल सकते। ओके, अब हम लोग बात करें, मैंने एक एग्जांपल जो दिया ना उसके बारे में सोचते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने वाली है और उसके लिए क्या बुलाना है बेटा, मेंबर से पूछना है। ठीक है, मेंबर से पूछना है तो मेंबर की मीटिंग बुलानी है। अच्छा एक बात बताओ, मेंबर कौन कंपनी का, आप मेंबर बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे आप? शेयर होल्डर्स। शेयर परचेस, शेयर होल्डर्स, शेयर परचेस करके, बिल्कुल सही है भाई। आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करो, आप शेयर होल्डर बन गए, और शेयर होल्डर बन गए मतलब क्या, मालिक बन गए, मालिक है ना। अच्छा, मालिक बनने के लिए आपको लगता है आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो? यस, नो सर। एक शेयर खरीद के भी? नहीं सर, एक शेयर खरीद कर नहीं बन सकते। एक शेयर खरीद के बन सकते हैं क्या बेटा? नहीं सर। नहीं, एक शेयर ऐसा थोड़ी, एक शेयर है। हाँ सर, एक शेयर खरीद के भी आप कंपनी मालिक के बन मालिक बन सकते हैं। उतने परसेंट के लिए। शेयर का मतलब क्या हुआ, आपका कंपनी की कैपिटल में हिस्सा। ठीक है, तुम 1%। छोटा शेयर खरीदे छोटे मालिक को, बड़ा खरीदने वाला बड़ा मालिक, मुकेश भाई बड़ा मालिक है, तुम छोटे मालिक बन जाओगे, पर मालिक तो मालिक है ना। ऐसा मत बोलना कि तुम मालिक नहीं हो, तुम भी मालिक हो उसके बराबर। मालिक हो। कोई बोलेगा ना मुकेश भाई मालिक ही, बोलना मैं भी मालिक हूं, मेरे पास भी शेयर है, एक शेयर है। ठीक है, तो अब एक सवाल है कि जो कंपनी के मालिक है, जैसे आपने ना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मालिक बन सकते हैं। आज आप गए और शेयर मार्केट से एक शेयर खरीद डाला, सब ने एक खरीद डाला, और कल ब्रीफ केस उठाए और पहुंच गए रिलायंस की कंपनी में, फैक्ट्री में पहुंच गए, बाहर गार्ड बैठे रहते हैं, है ना, बोले कौन, बोले मैं मालिक हूं, और शेयर का सर्टिफिकेट भी लेके गए आप, ये देखो शेयर खरीदा हुआ है, चलो खोल गेट, एक्टिवा में पहुंच गए, आपको घुसने देंगे क्या? नो सर। नो सर। उनको बाहर फेंक देंगे। क्यों सर, मालिक हूं तो भी अंदर घुसने कितना शेयर खरीदना है? अभी ले लो, नहीं घुसने देंगे। 20%। कितना? 20%? बेटा 20% खरीदोगे ना तो भी फेंक देंगे तुम्हारे को बाहर। मोर देन 50%। मोर देन 50% भी बाहर फेंक देंगे तुम्हारे को, क्या बात कर रहे हो? सुन लो मेरी बात, मेंबर बनने का मतलब ये नहीं कि कंपनी में घुस जाओगे आप। कंपनीज एक्ट बनाया क्या गया, बनाया कैसे गया है कि भैया देख लो, आप कंपनी के मेंबर बने हो ना, ये कानून है, ये मेंबर का अधिकार है, ये मेंबर की ड्यूटी है, ये डायरेक्टर का अधिकार, ये डायरेक्टर की ड्यूटी। ठीक है, मेंबर को कंपनी में घुसने का अधिकार नहीं है। शादी ब्याह में आमंत्रण निमंत्रण मिलता है ना, कार्ड मिलता है ना, तब तो जाते हो, इनविटेशन कार्ड, जाते कैसे पहुंच जाते हो? नहीं, ऐसे भी जाते हैं सर। पहुंच जाते, देखो, अरे जाते। ऐसे बोलो तो मत सबके सामने, पहुंच जाते बोलते ऐसे ही हम लोग तो ये वैसा ही है कंपनी, मतलब आप मेंबर घर पे ही रहोगे भैया, ऐसा नहीं मालिक बन गए तो पहुंच गए, नहीं, नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है, फेंक देंगे तुमको बाहर। तो कंपनी में रहता कौन है? डायरेक्टर्स। मतलब सिस्टम क्या बनाया गया कि मेंबर तो इतने सारे, अभी सब पहुंच जाएंगे कि एक ब्रीफ केस लेके कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, तो सब पहुंच जाएंगे। रिलायंस में तो लाखों शेयर होल्डर है, लाखों लोग पहुंच जाएंगे, तो फिर और बोलेंगे मेरी चेयर लगाओ, चेयर लगाओ, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होंगे, है ना। कंपनी नहीं चल पाएगी, आपस में झगड़े चलते रहेंगे। तो मेंबर घर पे रहेगा। तो लेकिन जब जब डायरेक्टर को महसूस होता है, मतलब कंपनी के अंदर बैठता कौन है प्रैक्टिकली, बिजनेस कौन संभालता है? डायरेक्टर। क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कंपनी में ये सब संभालना, तो डायरेक्टर के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और अपॉइंट किया कि ये कंपनी, हमारा पैसा है, ये तुम्हारे हवाले है, तुम डिसीजन लो हमारे लिए, करेक्ट। और जो प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट हमको बांट देना, तुम सैलरी लेना, प्रॉफिट हमको बांट देना। तो ये कंपनी में काम करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मान लो आप सब कंपनी के मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, मान लो मेरा सवाल है आपसे, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने देखा इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, फालतू पैसे पड़े बैंक में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20% 15% का रिटर्न आएगा। मैंने कानून को पढ़ा और कानून में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेंबर से पूछो। तो मैं डिसाइड, डायरेक्टर नहीं डिसाइड कर पाएगा, एक्ट में लिखा है, मेरे को किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर से। एक सवाल है, आप तो घर पे, मैं पढ़ रहा हूं तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि अच्छा अच्छा बुला रहे हैं, डायरेक्टर लोग बुला रहे हैं, नहीं,
उसका एक तरीका होगा, सिस्टम होगा। क्या लगता है बेटा? आप डायरेक्टर बन के सोचो, आपको अपने कंपनी के मेंबर्स को बुला, तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस मेल होगा सर। है ना, नोटिस, बिल्कुल सही है। मतलब सबसे पहले क्या होगा बेटा? नोटिस देना पड़ेगा, सारे मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई 25 तारीख को हमारी मीटिंग है मेंबर की, आपको पधारना है, आप मालिक के कंपनी के, आपको मीटिंग में आना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया? नोटिस, ठीक है। उसके बाद जो आपने 25 तारीख का मान लो डेट दिया, तो 25 तारीख को फिर मीटिंग होगी। अच्छा, आप सब कंपनी के मेंबर हैं, क्या मीटिंग में आपको खुद को जाना जरूरी है क्या? कि आप अपने दोस्त यार कोई बोल सकते हैं कि यार मैं नहीं जा पा रहा हूं, वोट देना है, मेरे पास समय नहीं, तू जाके आ जा। सर जा सकता है। अच्छा, नाम भी पता है आपको? क्या बोलते हैं उसको? प्रॉक्सी। कहाँ सुन लिया आपने प्रॉक्सी? अच्छा, कॉलेज। सर वॉइस सर आपकी वॉइस सर यू आर ब्रेक हो लिखा गई। हुआ चीटिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही आवाज? सर यस हाँ यस सर अभी आ रही है। यस सर, बीच में चल देती। हाँ, ओके ओके, थोड़ा सा नेट का इशू है बेटा आज। तो मेंबर जो है ना, कोई भी जब मीटिंग होती है मेंबर की, तो उस मीटिंग में मेंबर खुद भी जा सकता है, और कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मेंबर अगर खुद नहीं जा पा रहा है किसी वजह से, तो वो अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव ना, दैट रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी, ठीक है। मतलब मेंबर या प्रॉक्सी दोनों जा सकते हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा? चेक कोरम। क्या लिखा? कोरम। कोरम का मतलब है मिनिमम संख्या। अभी आप सोचो, टोटल कंपनी में 10,000 मेंबर है, मीटिंग बुलाई गई 25 तारीख को, अभी 10,000 में 2 ही लोग बैठे हैं। कितने बैठे? 2 लोग। अब आपको मालूम है क्या होता है? मीटिंग में जो फैसला लिया जाता है वो सबके ऊपर मान्य होगा। तो 10,000 लोग हैं और 2 लोग आए और दोनों ने बोला चलो ये काम कर लेते हैं, तो रिजोल्यूशन पास हो गया, है ना। और रिजोल्यूशन पास हो गया मतलब पूरे 10,000 के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। तो एकदम 2 लोग में तो नहीं होना चाहिए ना फैसला। तो हर एक लॉ बनाया गया कि जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी ना, उसके पहले क्या देखते हैं? कोरम। अभी जो मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा ना, वो किसके बात करूंगा मालूम? कोरम की। कोरम का लॉ मैं बताऊंगा आपको। कोरम का मतलब होता है मिनिमम संख्या। मतलब कोई भी जनरल मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, वो संख्या कहलाती है कोरम। और कोरम का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मीटिंग में कोरम है तब तो मीटिंग आगे बढ़ेगी, और अगर मीटिंग में कोरम नहीं हुआ तो उनको वापस भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोरम 5 का है, मान लो मीटिंग में कोरम कितने का होना चाहिए? 5, और मीटिंग में कितने है? 2। तो डायरेक्टर हाथ जोड़ लेगा कि भाई कोरम नहीं हो पाया, आप वापस जाइए, हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन अगर 5 लोग आ गए मतलब क्या? कोरम है, और कोरम में मतलब क्या हुआ? फिर ये मीटिंग आगे बढ़ जाएगी। तो कोई भी मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले क्या देखा जाता है? मीटिंग को प्रोसीड करने के पहले कोरम है या नहीं है। ओके, ठीक है। अब मान लो बेटा कोरम है, अब मान लिया अपने कोरम है, तो अब क्या होगा? ये मान लो बेटा मैं चेयरमैन हूं, है ना, चेयरमैन बैठाते हैं पहले। मीटिंग को संभालने के लिए चेयरमैन होता है, मालूम है आपको? पार्लियामेंट में देखते ना, एक आदमी बैठाता है, साइलेंस प्लीज, बस वही बोलता है साइलेंस प्लीज, फिर कोई जूता फेंकता है उसको, फिर कोई चेयर फेंक के मारता है, पर वो बोलता है साइलेंस प्लीज, वो चेयरमैन कहलाता है। तो मीटिंग में बड़े उत्पाद मचाते हैं, तो उसको संभालने के लिए एक आदमी बैठता है ना, उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन। तो अब ये चेयरमैन ने क्या बोला? हाँ भैया नोटिस हो गई, मेंबर आ गए, कोरम है, चलो वोटिंग किया जाए। अब वो प्रपोज करेगा कि हमारे कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए फालतू पड़े रहते हैं बैंक में, और बैंक वाला 4% ब्याज देता है, हम चाहते हैं कि इसको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो 10% का अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो। आप सहमत हैं कि नहीं बताइए? तो ये मेंबर बैठे हैं मेरे सामने, मेरा सवाल है आपसे कि मेंबर वोट कैसे देगा? तरीके मालूम है आपको वोटिंग के? नहीं मालूम? यस सर। यस वोटिंग मशीन, तो बाय शो ऑफ हैंड्स। ईवीएम सर। तो फ्रेंड्स, ईवीएम किसने बोला? बिल्कुल सही है। पर मैं आमतौर पे बात करता हूं, जब मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में वोट देने के 2 तरीके। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका शो ऑफ हैंड। मैं लेता हूं आपको, क्लास में पूछता हूं, बताओ कितने लोग फेवर में हैं? हाँ, जैसे मैंने पूछ लिया कि इन्वेस्टमेंट करना है, 1 करोड़ रुपए है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने का है, कितने लोग को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? हाथ उठाओ। तो अभी हाथ उठा लिए, मान लो 10 लोगों ने हाथ उठाए, 5 लोगों ने हाथ नहीं उठाए, तो 10 लोग फेवर में है,
और 5 लोग अगेंस्ट में है अगेंस्ट ना। तो ये होता है बेटा वोटिंग का तरीका। तो एक हो गया शो ऑफ हैंड, और दूसरा तरीका क्या होता है मालूम? पोलिंग। पोलिंग मतलब समझते हैं? सबको एक एक बैलेट बॉक्स दे दिया जाएगा, आपको लिखा जाएगा भाई हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, नीचे में लिखा रहेगा फेवर में यहां टिक मारो, अगेंस्ट में यहां टिक मारो, और एक बैलेट बॉक्स होगा उसके अंदर बोलेगा डाल दो। ये होता है पोलिंग। तो ये कुल मिला के वोटिंग होगा, ठीक है। अब वोटिंग होने के बाद मैंने एग्जांपल लिया, 10 ने फेवर में वोट डाला, 5 लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला। बताओ मेंबर का डिसीजन क्या हुआ कि काम करना है कि नहीं करना है? 10 फेवर में 5 अगेंस्ट में करना है। करना है सर। आपने, मेजॉरिटी आ गई। मेरे को लगता है कि आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में रिजोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्पेसिफिक और ऑर्डिनरी। स्पेसिफिक और ऑर्डिनरी। स्पेशल और ऑर्डिनरी। स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। 2 प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। क्या बोला मैंने? एक ओआर और एक होता है एसआर। ओआर का मतलब है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर। अब अगेन वापस से वही सवाल है कि भाई ओआर कैसे होता है मालूम है आपको? जितने अगेंस्ट में ना उससे ज्यादा फेवर में वोट हो गए तो ओआर हो गया। क्या बोला मैंने? जितने लोग अगेंस्ट में वोट डाले उससे ज्यादा लोगों ने फेवर में वोट डाला, मतलब क्या पास हो गया? ओआर। जैसे सीधी बात है, मान लो 10 मेंबर मीटिंग में बैठे, 6 लोगों ने बोला हाँ भैया काम कर लो, 4 लोगों ने मना कर दिया मत करो। बताओ भाई ओआर पास हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। होगा सर। वापस से सुन लो, अरे एकदम सिंपल है। ओआर का मतलब क्या? जितने अगेंस्ट में है उससे ज्यादा अगर फेवर में वोट पड़ गए, जिसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? ओआर पास हो गया। तो 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 6 ने बोला हाँ भैया कर लो काम, 4 लोगों ने बोला मत करो, तो ओआर पास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। हो गया। 4 अगेंस्ट में 6 फेवर में, मतलब ओआर इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ओके। अच्छा एसआर किसको बोलते हैं मालूम आपको? सर 3 टाइम्स मेजोरिटी। कितना? 3 गुना। 3 गुना मतलब क्या हुआ? जैसे अगर 4 वोट अगेंस्ट में पड़े, कितने वोट? 4 वोट, और 12 वोट अगर फेवर में पड़ गए, 12, 4 का 3 गुना मतलब कितना हो गया? 12। तो अगर 12 वोट फेवर में पड़े ना तो माना जाएगा कि एसआर पास हुआ। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मीटिंग हुई जिसमें एसआर पास करना है। क्या पास करना है? एसआर। तो 10 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया और 25 लोगों ने फेवर में वोट दिया। 25 लोगों ने, बताओ एसआर पास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। एसआर पास नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। 10 का 3 गुना कितना हो गया? 30। मतलब कम से कम 30 वोट क्या होना चाहिए था? फेवर में। तब क्या बोलेंगे? एसआर पास हुआ। अच्छा ये ओआर पास हो गया, एसआर पास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो काम के लिए बुलाया गया, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, इन्वेस्टमेंट करना है, और मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए ओआर पास करना है, तो 4 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया, 6 लोगों ने फेवर में वोट दिया, तो ओआर पास हो गया। और ओआर पास हो गया मतलब क्या हुआ? मेंबर ने कंपनी को पावर दे दिया कि ये काम कर लो। तो फिर कंपनी का डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कर लेगा। और ओआर पास नहीं हो पाया मतलब क्या हुआ? उल्टा ले लो। क्या 10 में से 4 लोगों ने फेवर में वोट दिया, 6 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ओआर पास नहीं हो पाया। और ओआर पास नहीं हो पाया मतलब क्या हुआ? मेंबर ने मना कर दिया, ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया भैया इन्वेस्टमेंट मत करो। तो ओआर एसआर पास होने का मतलब ये हो गया कि वो करना है कि नहीं करना है वो मेंबर का फैसला है, जो कि डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। चलिए अब ये एक्चुअल में कानून आ रहा है। अभी तक तो एकदम जनरल बातें चली थी। अब जरा मैंने जो बोला था ना, ध्यान रखना, आपके सामने मैं लॉ दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आपको ये करना है कि लॉ को पढ़ के सोचना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके बेस पे हम लोग लॉ को समझेंगे। तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे कोरम फॉर मीटिंग, मतलब मीटिंग मतलब कौन सी मीटिंग की बात करें? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग का मतलब किसकी मीटिंग? मेंबर की मीटिंग। तो अभी हमने बात किया ना कि हर मीटिंग को जब मेंबर की मीटिंग बुलाई जाती है तो पहले क्या देखते हैं? कोरम है कि नहीं। तो कोरम कितने लोगों का, उसका कानून क्या है जो मानना पड़ेगा हर कंपनी को?
ये ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, सेक्शन नंबर क्या, 103, 103 कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 103 किसके बारे में, कोरम के बारे में। ओके, तो चलिए बेटा, ये रहा आपके सामने लॉ। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़िए। ये सब मैं बहुत करवाऊंगा आपसे, मैं आपको बोलूंगा भैया पढ़ो समझो खुद ही। इससे मैं क्या चाह रहा हूं, आपका इंटरप्रिटेशन सॉलिड हो। ये तो धीरे धीरे, अभी आप गलत शब्द बोलोगे मेरे को मालूम है, लेकिन धीरे धीरे गलती कर करके धीरे धीरे आप सही बोलना चालू कर दोगे। परिणाम में क्या लिखा है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, क्या बोल दिया, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, क्या बोला, कोरम कितने का होगा पब्लिक कंपनी के केस में, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000। ओके, पढ़ लिया आपने, कुछ है दिमाग में आपके। ओके चलो, पहले एक सवाल है मेरा आपसे, छोटे छोटे सवाल देना, आंसर देना। एक बात बताइए, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कोरम, मिनिमम संख्या, कोरम का मतलब क्या, मिनिमम संख्या, मिनिमम कंस्टिट्यूट करने के लिए जरूरी है, करेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ये लॉ जो आप पढ़ रहे हैं आपके सामने है, ये लॉ क्या हर कंपनी के ऊपर लागू है, क्या बताओ। नो नो सर। पब्लिक नो सर, मैं यही जानना चाह रहा हूं, पब्लिक कंपनी ये जो मैं लॉ बता रहा हूं इट इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये वाला कानून एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होगा। ठीक है सर, अब मान लो मेरी पब्लिक कंपनी है, ओके, अब मेरी कंपनी में 800 मेंबर है, मेरी पब्लिक कंपनी है और मेरी कंपनी में कितने मेंबर है, 800। तो बताइए क्या मेरी कंपनी के ऊपर ये वाला क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 एप्लीकेबल होगा क्या, यस और नो। यस सर। ये वाला जो कोरम आपको दिख रहा है, आपको जो कोरम दिख रहा है बेटा, वो कौन सी पब्लिक कंपनी के ऊपर है, इनका 1000 से ज्यादा मेंबर्स सर मेंबर्स नॉट मोर देन 1000। Members not more than 1000. हाँ अच्छा एक बात बताओ, एग्जैक्ट मेरी कंपनी में 1000 मेंबर है तो क्या होगा, सर होगा ये होगा एप्लीकेबल होगा मोर देन ये वाला होगा किसके बाद वाला होगा, नॉट मोर देन 1000 बोला है। होगा सर, तो होगा होगा पक्का, ये होगा सर। काफी लोग का मेरे को आंसर आ रहा है होगा, है ना। 1000 चलो है शो ऑफ हैंड करते बेटा, शो ऑफ हैंड, वोटिंग करेंगे, कितने लोग को लग रहा है कि एग्जैक्ट 1000 मेंबर भी है तो यही वाला कोरम होगा, और ये कोरम मतलब कितना, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, है ना। अरे क्या बात है, सर्वसम्मति यहाँ पे, इधर क्या है, इधर 50-50 चल रहा है, इधर जूम में 50-50 चल रहा है, इधर सर्वसम्मति चल रही है। सर्वसम्मति को आपको मालूम है, इसके लिए भी एक वर्ड होता है, कई बार मीटिंग में ना सर्वसम्मति की भी जरूरत होती है, 100% कंसेंट, इट इज कॉल्ड यूनानिमस रिजोल्यूशन, यूनानिमस सर्वसम्मति, 100% लोग की कंसेंट। ऐसे कोई कोई मैटर है जिसपे 100% कंसेंट चाहिए, तो यहां पे लॉ देखो ना क्या लिखा है, नॉट मोर देन 1000, मतलब 1000 से ज्यादा मेंबर अगर नहीं है ना तो ये वाला लॉ, मतलब 1000 तक ये वाला कानून एप्लीकेबल होगा। और यहां पर कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 5 मेंबर, 5 मेंबर, करेक्ट ना। अब एक सवाल है आपसे, सही से आंसर देना, अभी तक तो ना ऐसा चिल्लर सवाल थे, अब थोड़ा अच्छा वाला सवाल है, आंसर देना बेटा, देखते कितना तुम जाते थे, कितना सीख के गए। एक सवाल है मेरा, मीटिंग में जैसे मीटिंग बैठी है, कोरम कितने का बेटा, 5 का, मेरे 800 मेंबर है मतलब 5 का कोरम, अभी मीटिंग में 6 लोग आए, आप देख सकते हैं, है ना। होगा सर। तो ये जो 6 लोग मीटिंग में बैठे हैं, अब ये 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, मतलब ये जो 4 लोग है ना वो खुद शोल्डर आए और ये प्रॉक्सीज बैठे, मतलब मेंबर कोई और है, उनको भेजा गया भैया आप जाओ हमारे बदले वोट देने। टोटल मीटिंग में कितने मेंबर बैठे बेटा, 6, इसमें से 6 में से 4 मेंबर जिन्होंने शेयर खरीदा था वो खुद आए, और 2 लोग खुद नहीं आ पाए थे तो उन्होंने दोस्तों को भेजा था कि भैया जा थोड़ा, बस वहां पे कंपनी की मीटिंग में खाने वाने मिलता है बढ़िया, है ना, लंच वंच प्रोवाइड होता है,
तो बढ़िया खा पी के आना, कम से कम वोट डाल नहीं डाल, खा के तो आ, तो वो भी खुश, हाँ चलो ठीक है भाई मैं जाके आता हूं। तो ऐसे करके 6 लोग बैठे, 4 और 2। सवाल है कोरम है कि नहीं? नो सर। नहीं है। नो सर, नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो, एक सुर में बोल रहे हैं सब नहीं है, सही है क्या? नो सर नहीं है। सर नहीं है सर। क्यों? ऐसा कुछ, अरे भैया 5 लोग होने चाहिए, 6 लोग है, क्या बात कर रहे हो? सर 5 मेंबर्स पर्सनली होना चाहिए। प्रेजेंट। सर क्लास में घुसते समय कितना उल्टा सीधा आंसर दे रहे थे। अब ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ एक मिनट, अभी आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है सर। ओके ओके ओके। आ रही है सर। आपको देख के पढ़ाओ तो उधर आवाज आनी चालू हो जाती है। तो क्या हो रहा है, शुरू में आपके आंसर क्या जा रहे थे, अभी कितने अच्छे आंसर जा रहे हैं। आपने एक वर्ड को पकड़ा, मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखा है कि सर पब्लिक कंपनी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। क्या लिखा? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मेंबर खुद मीटिंग में आते हैं उन्हीं को काउंटिंग में लिया जाएगा। मतलब जो प्रॉक्सीज है ना, दे विल नॉट बी काउंटेड। प्रॉक्सीज को काउंटिंग में नहीं लिया जाता। मतलब कितने में 6 लोग हैं? वैक्सीन लगवा के आया। थोड़ा प्रतीक भैया, प्रतीक थोड़ा म्यूट करेंगे बेटा प्लीज। हाँ, तो भले 6 लोग आए लेकिन क्या देखना पड़ेगा कि पर्सनली प्रेजेंट कितने हैं, मतलब प्रॉक्सीज विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्लियर है। दूसरा नंबर क्या लिखा देखो आप, कितने मेंबर? 15 का। 15 का कोरम कौन सी कंपनी के लिए? ऐसी कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 तक, मतलब अप टू 5000 अगर मेंबर्स है ना कंपनी में, कंपनी बड़ी है तो कोरम भी बड़ा होना चाहिए, सीधी बात है। तो छोटी कंपनियों के लिए 5 का कोरम, उससे थोड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कितने का कोरम है? 15 का। देखो ना 15 में भी क्या लिखा है, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मतलब कोरम को काउंट नहीं किया, सॉरी, प्रॉक्सीज विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। ठीक है। और तीसरा नंबर देखो जरा क्या लिखा है, ये आखिरी वाला पार्ट है। क्या लिखा देखो आप, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कौन सी कंपनियों के लिए? ऐसी कंपनी जिसमें 5000 से ज्यादा मेंबर है। यस सर। तो उन कंपनी में कोरम कितना होना चाहिए? 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब एक बात बताऊं, जो हम लोग बात करते हैं ना कि लॉ को टेक्निकल जैसा लिखा है वैसा पढ़ो तभी मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या बताऊं? कई बार क्या होता है, जब एग्जाम में लॉ आएगा और आप लिख कर आ जाओगे और मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लगेगा सब तो सही लिखा था, गलत क्या हो गया, क्यों नंबर नहीं मिले? गलतियां ना बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी उसका इंपैक्ट आती है। भाई मान लो आपने क्या लिखा, मालूम आपने एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया कि बताओ कोरम क्या होगा, आप क्या लिख के आए? आपने लिखा कि कई, मतलब क्या 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 आंसर लिखते हैं, मैं बता रहा हूं कि आप वो आंसर नहीं लिखना, गलती मत करना। कई लोग क्या लिखते हैं बताऊं, लिखेंगे पब्लिक कंपनी का कोरम, अगर कंपनी में 1000 मेंबर हैं, अगर कंपनी में 1000 मेंबर है तो 5 का कोरम। ये जो बोल रहा हूं आपको तो सही लग रहा है क्या कि कुछ गलती किया मैंने? गलती है पर्सनली देखो मतलब ना क्या होता मालूम, मैंने बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी गलतियां किया, बहुत भारी भारी गलतियां किया, पर दिखने में क्या लगा, सही तो बोल रहे सर, ऐसा लग रहा है। मैंने 1000 मेंबर बोला, गलत है, अप टू 1000 मेंबर। अप टू 1000 मतलब कोई लॉ को रट्टा नहीं मानना, पर भैया अर्थ का नर्थ करोगे क्या? अर्थ का नर्थ थोड़ी करोगे। अप टू 1000 और 1000 में फर्क है कि नहीं है? अप टू 1000 मतलब क्या, 1000 तक, और 1000 मतलब केवल 1000। कितना फर्क आ गया? आपने तो लॉ का कुछ और ही बना दिया। आपको लॉ बनाने की इजाजत थोड़ी है, लॉ तो बना हुआ है। और दूसरा क्या, मैंने क्या बोला 5, अरे 5 क्या? अच्छा दूसरे ने क्या लिखा, दूसरे ने लिखा बताओ ये सही गलत है। दूसरे ने लिखा अगर किसी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम होगा 5 मेंबर का। वो भी खुश के एकदम सही लिख के आया मैं। सर रॉन्ग है सर, पर्सनली वर्ड है सर। नहीं लिखा। उसने क्या गड़बड़ किया, पर्सनली वर्ड नहीं लिखा। मतलब देखो लॉ को रट्टा नहीं मानना, अरे भैया पर रट्टा नहीं मानना मतलब क्या मैं कुछ भी लिख दूं? अगर मैं बोलूंगा 5 मेंबर प्रेजेंट, इसका मतलब तो क्या प्रॉक्सी को भी काउंट करूंगा, लेकिन लॉ में क्या लिखा, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट।
तो जो बोला जाता ना कि भैया लॉ को मार्क्स तभी मिलेगा जब जैसा लॉ वैसा लिखेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये रट के लिखना है, नो, मीनिंग शुड बी सेम। अभी मैं इधर से घुमा के लिखूं, उधर से घुमा के लिखूं, कुछ भी करो, मेरा मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए आपको हाईलाइट कराऊंगा जो जो टेक्निकल टर्म है, ताकि उनको पकड़ के रखो आप। बाकी आपको जो लिखना लिखो आप, इज लगाओ, आल लगाओ, वाज लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर जो बेसिक वर्ड्स है ना, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। सर इसमें जो पर्सनली प्रेजेंटेड लिखा है उसका मतलब क्या होता है? पर्सनली प्रेजेंट, वही पर्सनली प्रेजेंट का मतलब बेटा मेंबर जो खुद आते हैं, मतलब प्रॉक्सी जो होता है ना, दे विल नॉट बी काउंटेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि जब मीटिंग होती है ना, तो उसमें मेंबर खुद भी आ सकता है, जब वो अपने बदले में किसी प्रॉक्सी को भेज सकता है। तो यहाँ पे लॉ में कोरम के लिए क्या लिखा है, कोरम में किसको काउंट करेंगे, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे उन्हीं को, मतलब प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, ये इसका मतलब है। यस सर। क्लियर बेटा? अब एक सवाल है, एक दो सवाल ले रहा हूं, फिर मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं। चलो ये दूसरा देख लो क्या लिखा है। पढ़ो बेटा, आपके सामने जो लॉ दिया है, पब्लिक कंपनी का खत्म हो गया कोरम, प्राइवेट कंपनी में देखो क्या लिखा है, इनकी सो प्राइवेट कंपनी क्या लिखा, 2 members personally present as on the date of meeting। यार इसमें एज ऑन द इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, शेयर विद द कोरम, क्योंकि कितने भी मेंबर हो, इसमें कोई वो स्लैब है क्या, इसमें कुछ देखा है क्या 1000 तक? नो सर, नहीं सर। तब क्या प्राइवेट कंपनी में 1000 लोग होते हैं क्या? नो सर, 200 रहते हैं सर। 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, आपने पढ़ा ना, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता। यस सर। तो प्राइवेट कंपनी में कोई स्लैब नहीं है। एक ही बात बोल दिया भैया, जितने भी प्राइवेट कंपनी हो, हर प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना है, 2 member पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, अब एक बना आपको पुराने स्लाइड दिखा रहा हूं, ये खत्म हो गया, पब्लिक कंपनी का कोरम पढ़ लिया और प्राइवेट कंपनी का पढ़ लिया। एक बात बताओ तो जरा देखें किसको कितना याद है। पब्लिक कंपनी का कोरम, ये पब्लिक कंपनी की कोरम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बोलिए? 3 पार्ट में। पहले में कितने मेंबर है? 1000 मेंबर। दूसरे में क्या है? एक्सीडिंग 1000 अप टू 5000, 1000 से ज्यादा पर 5000 तक। और तीसरे में क्या है? एक्सीडिंग 5000 ज्यादा, 5000 से ज्यादा। तो कोरम कितना पड़ा? 3, एक है 5, एक है 15 और एक है 30। 5, 15, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ओके, फटाफट आंसर देना। एक कंपनी में 5000 मेंबर है, एग्जैक्ट 5000 मेंबर है, बोलो कोरम कितने का? 15 members personally present और पर्सनली प्रेजेंट, क्योंकि तीसरा कैटेगरी कब आएगा? जब 5000 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, फिर क्लास ऑफ करेंगे अपन। हाँ जी, ये स्लाइड 1 थी आपके सामने, बेटा सामने देख सकते हैं इसको। मैं एक सवाल ले रहा हूं, एक्सेल कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, मालूम है आपको? अभी हमारा कोरम कितना होता होगा? 2 member personally present। 2 member personally present, वेरी गुड। देखो अब कई लोग ना उसको पकड़ लिए हैं, अब मेंबर बोलते ही चाहिए। वेरी गुड, यही तो खास है, ऐसे ही बोलना आपको, मतलब आप मेंबर बोलो ही मत ना, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, खत्म। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत लिखोगे नहीं। तो मेरा सवाल है, मेरी प्राइवेट कंपनी एक्सेल की, मैंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा? मैंने बोला भैया मेरे यहाँ कोरम एक आदमी आएगा तो भी हो जाएगा, 1 member कोरम। क्या लगता है मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लॉ के लिख सकते मतलब के अगेंस्ट, अनलेस द आर्टिकल्स लिखा हुआ है सर। मतलब आप बुरा मान रहे, कुल मिला के आप लोग बुरा मान गए नहीं सर, एक कैसे कैसे? अच्छा ठीक है, चलो अगला सवाल। मैंने क्या किया, अपने आर्टिकल में दिया मेरे यहाँ कोरम होगा 5 member प्रेजेंट का, पर्सनली प्रेजेंट। यस सही है। होगा सर। तो अब इसमें दिक्कत नहीं, तुम्हारे को 2 लिखा था ना एक्ट में, तो 5 अलाउड है क्या? लार्जर अलाउड है अगर आप मोर देन 2 सकता है सर। अब देखो लॉ में क्या लिखा है,
लॉ में क्या लिखा देखो आप, लॉ की शुरुआत क्या किया, अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। मतलब एक्ट ने यहाँ पे पावर क्या दिया कंपनियों को कि तुम चाहो तो आर्टिकल में कोरम की संख्या को बढ़ा सकते हो, अगर नहीं बढ़ाओगे ना तो ये कोरम है, और इसका मतलब क्या, कम नहीं कर सकते आप, कम नहीं कर सकते, है ना। मतलब हाँ सर, एक्ट में 2 लिखा है ना, तो भैया 2 से कम मत कर दो। जब पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 का लिखा है ना, उससे कम नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज्यादा कर सकते आप। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक सवाल है मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन। मान लो प्राइवेट कंपनी हमारी, हमने आर्टिकल में लिखा कि हमारा जो कोरम होगा ना ये 5 मेंबर पर्सनल प्रेजेंट का होगा, प्राइवेट कंपनी ने लिख दिया बराबर। अब हमने मीटिंग कॉल किया, उसमें 3 मेंबर आए, कितने आ गए, 3। अब 3 मेंबर क्या बोल रहे हैं चेयरमैन को, करो ना मीटिंग। चेयरमैन बोलता नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल में 5 लिखा है। तो मेंबर क्या बोलते हैं, क्यों, एक्ट में तो 2 लिखा है ना, हम एक्ट वाली लिमिट पूरा कर रहे हैं, तो हो गया कोरम, आप मीटिंग बुलाओ, कंटिन्यू करो। नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि आर्टिकल लार्जर नहीं होगा सर, क्योंकि 5 मेंबर लिख चुके हैं। हाँ, क्योंकि आपका 2 का जो लॉ है ना वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपने आर्टिकल में ज्यादा लिख दिया तो लॉ का कोरम बेकार हो जाएगा, आपकी कंपनी का कोरम कितना हो जाएगा, 5 का। मतलब 5 या उससे ज्यादा होंगे तो कोरम माना जाएगा, आप मीटिंग कर पाओगे, और नहीं हुआ तो उस केस में आप मीटिंग नहीं कर पाओगे। ओके, यस सर। तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दे दिया, एक तरीका, एक ओवरऑल जो क्लास अपना चलने वाली उसका। और ये देखिए, ये नोट्स का जो मैं आपको बता रहा था ना, ये इस तरीके से नोट्स अपने रहेंगे सारे चैप्टर्स का। जैसे देखिए सेक्शन अपने पढ़ा, अभी देखो, अभी सेक्शन के नीचे में कौन से क्वेश्चन है, कौन से आंसर है उसके, ये पूरा सेक्शन के नीचे कोटेड है। ये देखो दूसरा सेक्शन ये पढ़ा, ये देखो ये पूरा टाइम दिख रहा है आपको, कब का है, May 02। मतलब सोच के देखो कहां कहां के क्वेश्चन शामिल है। मतलब इसके बाहर इसलिए तो मैं बोलूंगा आ ही नहीं सकता, बहुत कम चांस है आने के। तो ये पूरे जितने क्वेश्चन आंसर है वो सब आपको जस्ट उसके नीचे मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आपको आरटीपी में 18। तो इस तरीके से अपनी यहाँ पे क्लासेस चलने वाली है। और अभी ग्रुप 1 की चलेगी डेली क्लासेस, टाइमिंग आपको मालूम है 4 to 5:30 का टाइमिंग आपका रहेगा। तो अभी 4 दिन लगातार, अच्छा संडे को क्लास नहीं रहेगी, बाकी हर दिन रहेगी। ओके, तो चलो बेटा कल मिलते हैं। सर रेगुलरली भी डेमो के बाद भी और हाँ, एक बार सिंगल ग्रुप वर्सेस दो ग्रुप के लिए ना, अगर जिस वीडियो नहीं देखा हो, कोई डाउट है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, उसको आप जरूर से